कैलाश मंत्री है। मैं मेंटल हेल्थ का कंसल्टेंट हूँ और पिछले 25 सालों से मैं 50 से ज़्यादा बीमारी पर रिसर्च कर रहा हूँ, जिसे हम बगैर दवाई के ठीक करते हैं। ये सारी बीमारी को मेंटल इलनेस के नाम से जानना चाहिए और ये करीब करीब एक ही कैटेगरी बीमारी है, इसके नाम अलग अलग है। जैसे ADHD, ऑटिज़म, सिजोफोनिया, बाइपोलर, एंजाइटी डिसऑर्डर, स्टैमरिंग, माइग्रेन, अर्थराइटिस, ऑब्सेसिव कंपल्सरी डिसऑर्डर, एपिलेप्सी, पर्सनालिटी डिसऑर्डर, डिप्रेशन, इंसोम्निया, पार्किंसन, डिसलेक्सिया, लर्निंग डिसेबिलिटी, स्लो लर्नर, ऐसे 50 से ज़्यादा बीमारी है जिसके दवाइयों में कोई इलाज नहीं है। दवाइयों में इसलिए वो लोग हर जगह गूगल में आपको मैसेज मिल जाएगा कि ये बीमारी क्योरेबल नहीं है बट ट्रीटेबल है। ट्रीटेबल का मतलब है कि हम इसके सिम्टम्स को सप्रेस कर सकते हैं, मगर आपको ज़िंदगी भर दवाई खानी पड़ेगी और ये दवाई खाने के जो साइड इफ़ेक्ट होंगे उसको भी आपको डील करना पड़ेगा। मेरे मायने में ये सब बीमारी का अगर एक लाइन में बोलूँ तो ऐसे लोग अपने आप से एट ईज में नहीं है, यानी पीपल हु आर नॉट एट ईज विद वन सेल्फ दे स्टार्ट गेटिंग ऑल दिस डिजीज। ये सब बीमारी के रूट कॉज समझने के लिए हम लोग ने एक माइंड मैपिंग का टेस्ट डेवलप किया है, जिसमें हम लोग 300 से ज़्यादा रीजंस के लिखे हुए हैं और पेशेंट को खाली टिक करना है कि इसमें से उसके क्या क्या बीमारी के कारण है। ये सारे मेंटल इलनेस के अगर रूट कॉज में जावे क्या रूट कॉज है नेगेटिव अप्रोच, फियर, एंगर, सैडनेस, सफरिंग, टेंशन, एंजाइटी, पास्ट बैड मेमोरीज, हेल्पलेसनेस, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स, फेलियर्स, रिजेक्शंस, लैक ऑफ ट्रस्ट, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ लव, डाउट, सस्पिशंस, एक्सेसिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग। ऐसे 100 से ज़्यादा कारण है जो ये पेशेंट्स के अंदर रहते हैं और हम जब इसको एक एक करके निकालते हैं तो ये आदमी ऐसे लोग नॉर्मल बनते जाते हैं। ऐसे लोगों में 50 से ज़्यादा पॉजिटिविटी की कमी रहती है, जैसे पीस ऑफ माइंड, कनेक्शन, लव, हैप्पीनेस, फैमिली कनेक्शंस, फिजिकल स्ट्रेंथ, मेंटल स्ट्रेंथ, कॉन्फिडेंस, एक्सेप्टेंस ऑफ रियलिटी। ऐसे बहुत से जो पॉजिटिव चीज़ है ये इनके अंदर बहुत मिसिंग रहती है, बहुत बड़ी मात्रा में मिसिंग रहती है। आज अब बात करेंगे बाइपोलर डिसऑर्डर के बारे में। ये बीमारी 16 साल से लेके 30 साल की उम्र तक की बीमारी में आती है और ये मेल फीमेल को दोनों को ही आती है। और बाइपोलर का मतलब होता है कि कभी आदमी एकदम डिप्रेस रहता है, सैड रहता है और कभी बड़ा एक्साइटेड रहता है, यूफोरिक रहता है। और इसकी भी साइकिल्स रहते हैं। यूफोरिक की साइकिल अगर 4 वीक की है तो डिप्रेशन की साइकिल 8 वीक की रहती है। जब आदमी ज़्यादा यूफोरिक हो जाता है तो उसको लगता है मैं एकदम ठीक हूँ, सुपर इंटेलिजेंट हूँ, सुपरमैन हूँ और मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और जब आदमी डिप्रेस रहता है तो उसको लगता है मेरी लाइफ ख़त्म हो गई है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ और मेरी लाइफ यूजलेस है, वर्थलेस है और बड़े गिल्ट और बड़े शेम में रहता है। जब ये आदमी ज़्यादा यूफोरिक हो जाता है तो इनको कंट्रोल करना ही भारी पड़ता है और कभी कभी इनको हॉस्पिटल भी एडमिट करना पड़ता है। ये लोग कभी बहुत ज़्यादा सोते हैं, कभी बहुत कमती सोते हैं। सिम्टम्स के 2 साइड है, एक मेनियक साइड है और एक डिप्रेस साइड है। मेनियक साइड में ये लोग हाइपर एक्टिव रहते हैं, रेस्टलेस रहते हैं, बड़े रिस्की बिहेवियर में जाते हैं, अपने आप की बड़ी इन्फ्लेटेड सेल्फ इमेज रखते हैं, बहुत फास्ट सोचते हैं और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं और इनका माइंड हमेशा फालतू की चीज़ों में इन्वॉल्व रहता है, इरेलेवेंट चीज़ों में ये लोग ज़्यादा। अब इसके डिप्रेस साइड के सिम्टम्स को देखते हैं। ये लोग बड़े सैड रहते हैं, बड़े शांत रहते हैं, लोनली फील करते हैं, रिजेक्टेड फील करते हैं, कोई चीज़ में इसका इंटरेस्ट, कभी ज़्यादा सोते हैं, कभी 3 घंटे की स्लीप से भी फ्रेश हो जाते हैं, कभी ज़्यादा खाते हैं, कभी नहीं खाते हैं, बड़े अपने आप को होपलेस समझते हैं, सुसाइड के थॉट्स आते हैं और बड़ा मुश्किल रहता है इनको कंसंट्रेशन करना। ये बीमारी का मेडिसिन में क्योर नहीं है, बट हम लोग इसको क्योर करने में मोर देन 80% सक्सेसफुल हुए हैं। अगर ये फर्स्ट स्टेज की बीमारी है तो 1 महीने में ठीक भी होती है और अगर ये बहुत पुरानी बीमारी है तो भी इसको मैक्सिमम 3 साल लगता है ठीक करने में। और बेसिकली ठीक करने में इनके अंदर से नेगेटिविटी निकालनी है, फियर निकालना है, सैडनेस निकालना है, नेगेटिव अप्रोच निकालना है, कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, प्यार का एहसास जगाना है, फैमिली से कनेक्शन इस्टेब्लिश कराना है,
ट्रस्ट जगाना है और ऐसे बहुत सी नेगेटिव चीज़ निकालनी है, पॉजिटिव चीज़ डालनी है इनके अंदर। जो लोग भी गूगल देखते हैं और अगर मानते हैं कि ये बीमारी ठीक नहीं हो सकती है, मेरा उनको एक दिन का चैलेंज है कि एक दिन पूरी फैमिली अगर पेशेंट के साथ आ जावे तो शाम तक उनको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि गूगल की इन्फॉर्मेशन गलत है और ऐसे पेशेंट ठीक हो सकते हैं। हाँ, ठीक होने में टाइम लग सकता है। अगर पेशेंट कॉपरेट करे तो 3 महीने में ठीक हो सकता है और नहीं कॉपरेट करे तो कभी 3 साल भी लग सकता है। मेरा मानना है ठीक होने का मतलब है कि वो लाइफ में जिम्मेदारी लेवे। खाली खाए पिए हगे मुते सोए उसको मैं ठीक होना नहीं बोलता हूँ। खाली एक जगह पे आदमी बैठा रहे और खाली खाता रहे और सोता रहे, इसको मैं ठीक नहीं बोलता हूँ। अपनी जिम्मेदारी पूरी ले सके, कामकाज पे जा सके, मैरिड लाइफ एंजॉय कर सके, इसको मैं बोलता हूँ कि वो आदमी ठीक है। मेडिकल साइंस का और डॉक्टरों का मानना है ये केमिकल इम्बैलेंस है, मैं इसको नहीं मानता हूँ। मैं इसको इमोशनल इम्बैलेंस मांगता हूँ, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर मांगता हूँ। और हाँ, ये बड़ा ही डीप रूटेड है और इसको समय ज़्यादा लगता है इसको ठीक करने के लिए। मगर केमिकल इम्बैलेंस तो कोई आदमी अगर 2 रात नहीं सोता है तो उसका केमिकल इम्बैलेंस हो जाता है। अगर आदमी दारू ज़्यादा लेता है, ड्रग्स ज़्यादा लेता है तो केमिकल इम्बैलेंस हो जाता है। तो ये गलत है कि ये केमिकल इम्बैलेंस है। हाँ, इसका ये बीमारी का आउटकम है कि केमिकल इम्बैलेंस हो जाता है और अगर बीमारी ठीक हो जाती है तो केमिकल बैलेंस भी आ जाता है। पेशेंट्स को ठीक समझ है कि ये दवाई मेरा ट्रीटमेंट नहीं है, मगर कोई फैमिली मेम्बर इसको मानने की तैयार नहीं है। और इस पर मेरे को अच्छी स्टोरी की याद आ रही है कि एक बार फैमिली मेम्बर को लगा कि शायद पेशेंट मर गया है तो उन्होंने डॉक्टर को बुलाया। तो डॉक्टर आया, उसने चेक किया पेशेंट को और उसने भी डिक्लेयर कर दिया ये इंसान मर गया है। थोड़ी देर में वो पेशेंट को होश आया और उसने बोला नहीं मैं जिंदा हूँ। फैमिली मेम्बर ने फट से रिएक्ट किया, आप चुप रहिए, आपको आपके बारे में कुछ नहीं मालूम है, डॉक्टर को ज़्यादा मालूम है। और डॉक्टर बोल रहा है मरा हुआ है तो आप भी मान लो कि आप मर गए। ऐसे तरीके के फैमिली मेंबर का विश्वास है डॉक्टरों पे और पेशेंट की कोई बात सुनी जाती नहीं है और पेशेंट को कोई समझा जाता नहीं है। ये बेसिकली जो फैमिली से डिस्कनेक्ट है, जो फैमिली में कॉन्फ्लिक्ट चलते हैं, डिस्प्यूट चलते हैं और जो प्यार का एहसास की कमी रहती है, ये बुनियादी जड़ है। कई बार सिंगल पेरेंट्स रहते हैं, बहुत से कारण रहते हैं इसके, ये बीमारी के आने के। और ये साइकोलॉजिकल और इमोशनल कारण ज़्यादा है और इसका ब्रेन से कोई लेना देना नहीं है कि ये बीमारी को माइंड से लेना देना है कि उनका सॉफ्टवेयर डैमेज हो गया है और उसको अगर ठीक कर देवे तो ये पेशेंट ठीक हो सकते हैं। मगर ये बीमारी खाली अकेले पेशेंट को ठीक नहीं कर सकती। ये बीमारी को ठीक करने के लिए फैमिली मेम्बर को भी साथ आना पड़ेगा 5 से 10 दिन के लिए। और जब पूरा बैकग्राउंड जब एकदम बेस अगर ठीक करेंगे उसके बाद में पेशेंट की रिकवरी बहुत अच्छी होती है। और ये कम्युनिकेशन गैप के कारण ये बीमारी बढ़ती। बाइपोलर की बुनियादी है एंग्जाइटी डिसऑर्डर और ये बीमारी दूसरी भी कई बीमारी के साथ में आती है, इसलिए बड़ा मुश्किल होता है समझना कि ये बीमारी क्या है। कभी ये ADHD के साथ आती है, कभी ये सिजोफ्रेनिया के साथ में आती है और कभी ये हाइपर एक्टिविटी साथ में आती है और बहुत सी चीज़ों का मिक्सचर भी रहती है। और डेफिनेटली ये सब बीमारी के पीछे दुख का होना ज़रूरी है, सैडनेस का होना ज़रूरी है और ये इसकी बुनियादी कारण है। ये बीमारी अभी बहुत ही ज़ोरों से फैल रही है। आज के दिन अनुमान है कि 100 में से 1 आदमी को ये बीमारी है। ये बीमारी में कभी एनर्जी हाई हो जाती है, कभी एनर्जी लो हो जाती है, कभी आदमी हाइपर एक्टिव हो जाता है, कभी आदमी एकदम उदास हो जाता है, उसके मूड्स में ऐसे स्विंग आती है, कभी बहुत हंसता है, कभी बहुत रोता है। इसमें इतने स्विंग्स रहते हैं कि समझ नहीं आता है कि ये क्या हो रहा है पेशेंट के साथ में। सबसे बड़ा नुकसान होता है कि जब पेशेंट को ब्रांड मिल जाता है कि ये एक मेंटल इलनेस है, बाइपोलर है, तो उसके बाद में उसका भी माइंड वैसे ही सोचने लगता है कि मेरे को ऐसी बीमारी आ गई जो ठीक नहीं हो गई है और वो भी हार मान लेता है और कोऑपरेट नहीं करता है ट्रीटमेंट में। ये बीमारी का बेस है डिप्रेशन, इंसोम्निया, ड्रग्स का अब्यूज़, ऐसे बहुत सी चीज़ें के साथ में ये बीमारी आती। ऐसे लोगों की मैरिज लाइफ कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकती है, किसी के साथ भी इनके रिलेशन स्मूथ नहीं रह सकते हैं। ये बीमारी का जेनेटिक्स से कोई लेना देना नहीं है, फैमिली हिस्ट्री से भी कोई लेना देना नहीं है। मगर हाँ, अगर फैमिली में अगर टेंशन है, अगर कोई मेंटल इलनेस है तो चांसेस है कोई ना कोई मेंटल इलनेस वो फैमिली मेम्बर को आएगी। ये बीमारी में पेशेंट जितना रिलैक्स हो सकता है और जितना शांत हो सकता है, सोच कमती कर सकता है, जितना रिलैक्स हो सकता है उतना जल्दी ये पेशेंट को ठीक किया जा सकता है। ये पेशेंट का सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इसका कंसंट्रेशन पहले लाया जाए। अगर इसका कंसंट्रेशन अगर आ जाता है तो ये पेशेंट की रिकवरी बहुत फास्ट होती है। अंत में तो मैं इतना ही बोलूँगा
कि जो लोग अपने लाइफ के चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, जो लोग लाइफ के स्ट्रेस में डिस्टर्ब हो जाते हैं, ऐसे लोगों को ये बीमारी आती है। और ये इसका अगर सही टाइम पे अगर ट्रीटमेंट नहीं किया जाए तो ये बीमारी बढ़ती जाती है। ऐसे लोगों की लाइफ मरते दम तक हेल की तरह रहती है, बड़ी ख़राब रहती है, और फैमिली मेम्बर भी बहुत डिस्टर्ब रहते हैं ऐसे पेशेंट। लास्ट बहुत सी फेमस पर्सनालिटी है जिसको ये बीमारी आई थी, मगर क्योंकि वो अपने क्रिएटिव काम में लग गए थे तो ये वो बीमारी से बाहर निकल गए थे और लाइफ में बड़ी सक्सेस पाली थी। लास्ट में मैं इतना ही बोलूँगा कि ये एक मेंटल इलनेस है और ये 100% क्यूरेबल है, मगर इसको समय ज़्यादा लगता है और हो सकता है कभी पेशेंट की तैयारी नहीं हो इतने समय देने के लिए, हो सकता है फैमिली मेम्बर में पेशेंस नहीं हो, मगर ये 100% बीमारी क्यूरेबल है। मिनिमम 3 महीना और मैक्सिमम 3 साल में ये बीमारी 100% क्यूरेबल है। और मेडिसिन में ये बीमारी का कोई रोल नहीं है, बल्कि मेडिसिन ये बीमारी को और कॉम्प्लिकेट करती है।